दूसरा चैप्टर आपका वन और वन्य जीव संसाधन है, ठीक है, लेकिन हम वो अभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि हमें आता नहीं है। आता बहुत अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वन और वन्य जीव संसाधन है, हम पढ़ाएंगे जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन एक चैप्टर और कराऊंगा भूगोल का, फिर आपकी कोई दूसरी बुक स्टार्ट करूंगा, ठीक। अभी तो मोस्टली लड़के ज़्यादा हैं, तो हम किताब शुरू कर सकते हैं लोकतंत्र की। ऐसा नहीं लड़कियों के सामने शुरू नहीं कर सकते, कुछ ऐसा वैसा उसमें। बात यह है लोकतंत्र को वो लोग बेहतर समझ पाते हैं जो समाज में घूमते हैं, ठीक है, और लड़के ज़्यादातर समाज में रहते हैं। बहरहाल अभी तो जल संसाधन की बात करो। हमने संसाधन पहला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने भूमि संसाधन, ये मृदा संसाधन, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं। अब हम ऐसे संसाधन पर आ रहे हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, ठीक है, जीवन की कल्पना इसके बिना नहीं है। तो जल के बारे में तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई पूछे भी कि जल क्या है, सामाजिक विज्ञान के हिसाब से जल ही जीवन है। और अगर फिर भी कोई पूछ रहा है तो जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिला होता है, ठीक है, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? हम जल कहते हैं। बहरहाल अब जल संसाधन की बात हुई है, तो सबसे पहली बात तो हम जल का महत्व समझ लें कि जल आवश्यक क्यों है। जल प्रत्येक प्राणी को और मानव जगत को चलाने के लिए, सुचारू रूप से सारी की सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए जल का होना बड़ा ही जरूरी है। जैसे कि अगर आप समझें कि एक इमेजिनेशन करो कि दुनिया में पानी ही नहीं है, खत्म हो गया। एक कल्पना कर ले रहे हैं दुनिया में पानी खत्म हो गया। अब दुनिया के चलने की कितनी उम्मीद रखे हो, कब तक चल पाएगी? पानी नहीं होगा तो अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी सोचते होंगे कि जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इनमें लगभग लगभग 95 से 95% तक पानी की मात्रा होती है, ठीक है, बहुत पानी होता है इनमें। तभी ये हम उन दिनों में खाते हैं जिन दिनों में पानी की कमी रहती है। भाई अभी ये चल रहा है, खीरा ककड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा है इस दौर में, ठीक है, और इस टाइम पे क्या है, नमी कम है, मॉइस्चर कम है, तो पानी खत्म हो गया। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ये ना सोचे कि हम इनमें से निकाल लेंगे पानी। अरे ये भी तो पानी तभी मिल पाएगा ना इन्हें जब ये पनपेंगे, और ये उगेंगे कब? जब इन्हें पानी मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी के बिना जीवन की कल्पना, जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, ठीक। अगला देखो, जल का महत्व क्या क्या है, या जल किस किस काम में आता है, जल के उपयोग क्या क्या है। इसे भी अगर मैंने सामाजिक विज्ञान में बताया तो क्या बताया कि जल के उपयोग क्या क्या है। बताओ, अच्छा तुम ही लोग बताओ, तुम तो अच्छे बच्चे हो। एक एक करके बताते जाओ, जल के उपयोग या जल का महत्व। हाँ, अरे इतने देर में ये आवाज निकली पीने के काम में है? बड़ी देर में आई, किसनों में आवाज पीने के लिए यूज करते हैं। इसे इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि यहाँ हम जल को पीते हैं। बहुत सही बेटा, हाँ। पहला तो हम चलो पिलवा दो से पहले घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग, ठीक है। दूसरा कृषि के लिए, खेती के लिए बहुत जरूरी है, कृषि में, सिंचाई में, या फिर आप इसी को कह दोगे, ठीक। अगला, हाँ, ऊर्जा संसाधनों के रूप में, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि शादी के बाद कपड़े बर्तन धोने में यूज होगा ये, है? होगा? शादी से पहले धुलते नहीं होंगे क्यों? ठीक है। तो अभी एक इनका रिस्पांस आया कि बिजली में, तो हम कह सकते हैं उद्योगों में, उद्योगों में इसका प्रयोग होता है जल का, ठीक है। कई चीजें तो जल के बिना बन ही नहीं सकती। कोल्ड ड्रिंक कहाँ पानी के बिना बना लोगे? इत्र, परफ्यूम, सेंट, ठीक, ये वाले नहीं बना सकते। पहला, दूसरा, तीसरा उद्योगों में यूज होता है। चौथा, मछलियां खा, अच्छा खाओ मत, नहीं, गंदी गंदी बातें कोई नहीं करे, ठीक है। मछली पालन,
मछली पालन या आप सोच लो कि जीव जंतुओं का पालन जो होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए एक बात बताऊं, आ गई ये बात तो बता दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान है प्यारा सा, ठीक। इस हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो हम लोग तीन तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। काहे से घिरे हुए हैं? समुद्र। ऊपर तो हमारे पास है थल, ठीक है, लेकिन नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या है? जल है। ये है हमारे पास अरबियन सी, अरब सागर। ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नहीं अभी नहीं पूछी है, 1 मिनट में भी पूछ लेंगे। बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर। अब आप देखो तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं, समुद्र से, और समुद्र में मछलियां अच्छी खासी होती हैं, ठीक। तो मछली पालन भी अच्छा, एक मैंने अभी आपके लिए पढ़ाऊंगा कि जब भूमंडलीकृत विश्व का बनना या वैश्वीकरण, या फिर आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तब उस समय आपके लिए बताएंगे कि अभी तो कुछ नहीं है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, अभी तो खेती बाड़ी बहुत है, साग सब्जियां उपलब्ध हैं। पहले जब साग सब्जियां इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं थी तो मनुष्य मुख्यतः इन्हीं चीजों पर निर्भर था, मांस पर और किस पर? मछली वगैरह, इन चीजों पर निर्भर था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, मछली पालन हो गया, उन लोगों के मुख्य रूप से आहार हैं जहां पर आसानी से, या आप समुद्र पास वाले कह लो, ठीक है, जहां पर ऐसा समझ लीजिए कि साग सब्जी ज्यादा नहीं होंगी, वहां के लोग मछली या फिर दूसरे मांस को खाएंगे। तो मछली पालन भी क्या हो सकता है? इसका उपयोग हो सकता है जल का। जल के बिना मछली कहाँ पालोगे? मछली जल की रानी है और रात को तल के खानी है, ठीक है। अच्छा मछली जल की रानी, चलो छोड़ो, क्या बातें बच्चों वाली करवा रहे हैं मछली पालन हो गया। एक और होगा आपका घरेलू उपयोग, कृषि उद्योगों में आ गया मछली पालन। एक होगा आपका जल परिवहन। जल परिवहन, परिवहन का मतलब है यातायात की चीजें जो एक जगह दूसरी जगह तक जाएंगी। अब केवल हम पानी रोड पर ही नहीं चलते हैं, आसमान में ही नहीं उड़ते हैं, बहुत बहुत हैवी कंटेनर्स अगर ले जाने होते हैं हमें बहुत ज्यादा, तो हम किसके द्वारा ले जाते हैं? समुद्र के द्वारा। इन शॉर्ट ये हमारा राज्य केरल है, केरल। तो 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाली जो था, सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आया था वो यहीं पर आया था, केरल के कालीकट में। और किस रास्ते से आया था? समुद्र के रास्ते से, ठीक है। या आप ये कहें कि मोस्टली अब भी जो हैवी चीजें हैं इनका आवाजाही होती है, वो कहाँ से होती है? इसी के द्वारा होती है। आपको क्या लगता है यहाँ पे आपका पड़ेगा या कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ पे पढ़ेंगे सऊदी अरब वगैरह, तो उसने अभी वो यहाँ पर समुद्र में एक हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया था ईरान ने, ठीक है। अभी युद्ध जो चल रहा है उसमें किसने बंद कर दिया था? हॉर्मुज स्ट्रीट को। हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद करने पर आप देख रहे हैं सिलेंडर की क्या हालत हो गई है, ठीक है। यहाँ आप सोचो सप्लाई गैस की रोक दी गई, यहाँ ऑयल वगैरह तेल के आने जाने पर देखो क्या क्या हालतें हुई हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा अब तेल को हम आसमान से ले आए, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है। आसमान से ले भी आओगे अगर थोड़ा बहुत, पहली बात तो वो हो सकता है इनफ्लेमेबल बहुत ज्यादा होता है, गर्मी की वजह से हो सकता है पकड़ ले। और दूसरा अगर आप समुद्र के रास्ते से लेके आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा ला सकते हो, ठीक है। तो मुख्यतः व्यापार कहाँ के द्वारा होते हैं? समुद्र के द्वारा। और पहले तो जलीय चक्र क्या है कि जल पहले जो नदियों तालाबों से है वो भाप बन के कहाँ उड़ेगा? ऊपर, ऊपर बादलों में जाएगा, और बादलों में जाने के बाद में वो फिर से वापस बरस जाएगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। इसे हम क्या कहेंगे? जलीय चक्र कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जल दुर्लभता, ठीक है। जल दुर्लभता का मतलब है जल की कमी। अब ये जल की कमी कैसे होगी? जितनी मांग है, जितनी हमारे पास डिमांड है, उससे अगर कम जल उपलब्ध है तो इसे हम क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। मांग से कम जल उपलब्ध होने की घटना को हम जल दुर्लभता
कहते हैं। अब ये हमारे पास अगर उत्तर भारत की बात करें हम, तब तो हमारे पास खूब पानी है, नल चलाओ पानी निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन क्षेत्रों की, राजस्थान, थोड़ा बहुत मतलब सूखा क्षेत्र गुजरात में, ठीक है, या मैं इधर क्षेत्र की बात करूं विदर्भ, हाँ गुजराती मतलब बहुत कम, ना के बराबर मतलब है वहां पर भी जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है। और अगर हम बात करें कुछ देश तो ऐसे ऐसे हैं कि मतलब वो उनके पास पानी की इतनी मात्रा है ही नहीं, वो सारा का सारा पानी किसी न किसी प्रोसेस से मंगाते हैं या फिल्टर करते हैं उन्हें, ठीक है। कौन सी घटना रही होगी, देखो ध्यान सुनो, अभी ईरान से युद्ध हो रहा है, ठीक, तो ईरान ने पानी का स्टोर किया था, तो अमेरिका जैसे देश ने कहा था कि हम इस पानी के टैंकर को क्या करेंगे, उड़ा देंगे जितना पानी का स्टोरेज कर रहे हो। तो उसके पास सऊदी अरब वगैरह जो देश हैं, बहरीन, कुवैत, इनमें भी पानी की किल्लत रहती है। तो उन्होंने कहा अगर आपने हमारे उड़ाए तो हम इन सब देशों को उड़ा देंगे टैंकर, ठीक। तो पानी का स्टोरेज कर दी लोग। जल दुर्लभता क्या है, मांग से कम, मांग से कम पानी, या जितनी मांग है उससे कम पानी का उपलब्ध होना क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है। ये सूखे क्षेत्रों में ज्यादा देखी जा सकती है, ठीक है। इसे हम साधारण भाषा में जल की कमी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जल की कमी। अब कुछ एक इसके टॉपिक आएंगे, जैसे सिंचाई। सिंचाई करने में आजकल बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, ट्यूबवेल वगैरह का, हैंडपंप वगैरह का, और पानी को आसानी से नीचे से जमीन से निकाल करके वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उसका उससे सिंचाई करते हैं, ठीक है। औद्योगिकीकरण, इसका उद्योगों में भी यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है इसके बाद शहरीकरण और जल प्रदूषण, ये बहुत आता है लिखने के लिए। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, ये क्या है, जब जल में कोई अशुद्धि मिल जाती है या बाहरी कारणों से या किसी अन्य कारणों से जल दूषित हो जाता है, जल पीने योग्य नहीं रहता, इस घटना को हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण होता किन किन कारणों से, जल प्रदूषण पहली बात तो होगा उद्योगों से, ठीक है। जो उद्योग चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो अपना सारा का सारा कचरा काय में गिराएंगी, नदियों, नाली या फिर पानी में गिराएंगी। इनमें कचरा गिराने के कारण वो जल जो है उसमें अशुद्धियां मिल जाती हैं और वो पीने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। तो जल प्रदूषण, इस पर आपके लिए हिंदी में भी फायदा मिलेगा, हिंदी में निबंध लिखने के लिए आता है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ठीक। तो इसके बाद आपके लिए पता, आपके लिए जो आएगा वो आएगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, बाकी तो अब तक जर्नल ओवरव्यू था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया और निकल गया। बहुउद्देशीय परियोजना, इसे बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में इसे बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, मैप बना करके कौन सी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, और ये क्या होता है। लेकिन अभी हम जस्ट ओवरव्यू इसका देख ले रहे हैं। नाम उसका चीख चीख के कह रहा है, बहु उद्देशीय, ठीक है। इसका मतलब है, बहू का मतलब है मंगेरी लाल की बहू नहीं है, ठीक है। बहू का मतलब है बहुत से, और उद्देश्य का मतलब है टारगेट, ठीक है। बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब ये परियोजना कौन सी है, परियोजना क्या वाला है, तो परियोजना को समझो पहले। जैसे मैं आप इसे अभी ऐसे समझ लो, बाकी कल बताऊंगा मैं डिटेल में। एक बांध बना दिया गया, नदी जा रही थी, नदी के बहाव को धीमा करने के लिए, ठीक है। नदी के बहाव को धीमा किया, और धीमा नहीं पकड़ के खींच लेंगे ऐसा नहीं है, नदी के बहाव के आगे कोई दीवार या फिर चौकोर इस तरह से कोई व्यवस्था कर दी जिससे कारण उसका पानी स्टोर हो सके, रुक सके। अब उसे हम क्या कहते हैं, बांध। और ये बांध जो बनाया जाएगा ये केवल एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा, कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। अब मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, नानक मते गई हो है, नानक मते अगर आप जाएंगे तो नानक मते में आपने डैम देखा है, ठीक है। अगर नानक मते में डैम ना होता तो क्या वहां पर जाते ही देखने, नहीं ना, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या हुआ कि वहां पर पर्यटक आने लगते हैं, अगर बांध बनाएंगे तो वहां पर क्या आने लगेंगे, पर्यटक। समझ में आ रही बात,
तो पहला होगा कि पर्यटक बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपने मतलब पानी इकट्ठा किया है तो पहली बात तो आप उसका यूज पीने, धोने, खाने में या फिर घरेलू यूज में आसानी से कर सकते हो। अगर आपने पानी इकट्ठा किया है तो आपके लिए ये भी पता होना चाहिए कि पानी जो इकट्ठा हुआ है उसमें आप मछली भी पाल सकते हो, तो मछली पालन हो जाएगा। ठीक है। और सबसे जो मेन यूज इसका रहता है वो रहता है इसका बिजली बनाने में। काय में? बिजली बनाने। ठीक है, इससे ही बनती है। ठीक है, कैसे करके बनती है मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा आपके लिए, टेंशन ना लें। इसका जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में और अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी तो बताया जल परिवहन में भी इसका यूज होगा। ठीक है, जल परिवहन में मतलब आप नाव चलाकर एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। अगर हम और बताएं तो इसका उपयोग कृषि में होता है और बहुत ज्यादा हाईली यूजफुल है ये। ठीक, अभी तो आपके पास संसाधन है, सब कुछ आपके पास व्यवस्थाएं हैं कि आप ट्यूबवेल से पानी निकाल ले रहे हो। अगर हम थोड़ा प्राचीन में जाएं या अब भी आप जाओ तो यहाँ से राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान सूखा ही तो क्षेत्र है लेकिन फिर भी उसमें फसलें होती हैं। अब यहाँ से एक नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज के पास है शायद। ठीक है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है और वो कहाँ से? एक डैम से बनाई गई है, निकाली गई है। आपने पानी स्टोर कर लिया है, आपने उसे यहाँ से निकाल दिया तो सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का भी काम करता है, सिंचाई का भी काम करेंगे। इससे हम नहरें निकाल करके लोगों को उन उन जगह तक पानी पहुंचाएंगे जहां पर उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समझ रहे हो? तो एक यूज नहीं है, कई यूज हैं। तो इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। और भी यूज बताऊं? अगर वहां पर पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, पानी इकट्ठा होगा तो उसके पीछे एक झील सी बन जाती है। पानी इकट्ठा होगा तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एक झील सी बन गई होगी बहुत बड़े से एरिया में, उसे हम कहते हैं सॉरी उस वो पर्यटक स्थलों, पर्यटक जो आने जाने वाले होते हैं, मतलब देखने वाले घुमक्कड़ टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए देखने का काम होता है। मतलब पर्यटक आ जा करके उससे हमें क्या होती है? आने जाने की आमदनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी एक ना हो करके कई उद्देश्य हैं, इसलिए इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। अब ये आपकी कई एक आएंगी, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, फिर आएगी हीराकुंड, टिहरी। और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये से यहाँ से एक नदी निकलती है, मैं डिटेल में तो अगले लेक्चर में ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी को नाम देते हैं हम कोसी नदी, बिहार से होकर के जाती है। कहाँ से? बिहार से। इसकी कई धाराएं हैं, मतलब ये कई धाराओं में बटी हुई है, इधर 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 चारों तरफ फैली हुई रहती है। अब इसकी जो कई धाराएं हैं उनमें जब पानी ओवरफ्लो होता है, जब इस नदी में बाढ़ आती है, ठीक है, बिहार में जब इस नदी में बाढ़ आती थी, ज्यादा आ भी जाती, मतलब पहले ज्यादा आती थी, इस नदी में जब बाढ़ आती थी तो तुम सो यहाँ रहे हो और बाढ़ आ गई तो तैरते हुए कल दूसरे जिले में मिल रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? बांध बनाया उस पर, कई एक बांध बनाने से पानी को हमने काफी हद तक क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया, बाढ़ भी कम आती है। तो हम इसका यूज क्या में कर सकते हैं? जल को नियंत्रित करने में भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुउद्देशीय परियोजना ये है कि हम क्या बनाएंगे? बांध। और बांध बना करके हम वहां से अलग अलग उद्देश्य के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अलग अलग चीजों के लिए जल का यूज करेंगे। और हमारी जो परियोजना होगी, चूंकि बहुत से उद्देश्यों के लिए हो रही है, इसलिए इसे हम नाम कह देंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और बाकी इसे अगले लेक्चर में डिटेल से एक एक जगह पे कौन सा डैम कहाँ पर है, बांध कहाँ पर है, मैप पे पूरा आपके लिए समझाऊंगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। परियोजनाओं का मतलब क्या है? कि ऐसी परियोजना जो एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाए, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। मतलब जिसका बनाए तो हम एक ही जैसे, लेकिन उसके काम एक से ज्यादा हो। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाई। अब सिंपल सी बात है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हम बांधों को रखते हैं, बांध बनाते हैं जो पानी को रोक करके, नदी का पानी रोक करके उन्हें रखते हैं। अब उस बांध के काम क्या क्या होते हैं? आपने पानी को इकट्ठा कर लिया नदी पे रोक करके, नदी जा रही थी,
आपने उस नदी जो नदी आ रही थी, आपने उसे यहाँ पर रोक करके पानी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ी एक झील बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी भाई? बहुत बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जहां जहां बांध बना हुआ होगा वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, आपका लेक्चर है। नदी आ रही थी, वहां से हमने पानी को रोका। पानी को रोकने के बाद में वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ बहुत बड़े क्षेत्र में इकट्ठा पानी हो जाएगा और ऐसा लगने लगेगा कि वहां पर एक झील है। तो इसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम झील। ऐसी झील जो मनुष्य ने बनाई हो। किसने बनाई हो? मनुष्य ने। प्रकृति ने नहीं, किसने बनाई है? मनुष्य ने। कृत्रिम झील कहलाती है। तो यहाँ पर अब इस पानी जो इकट्ठा हुआ है इसका उपयोग मैंने आपके लिए बताया था, नहाने, धोने, पीने। ठीक है, और यहाँ से नहरें निकाली जाएंगी। यहाँ से नहरें निकल करके अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी, वहां पर सिंचाई होगी, मतलब नहरों से हम खेतों में पानी लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ से बिजली बनाई जाएगी। बांध से क्या बनाएंगे हम? बिजली। कैसे करके? बांध जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बांध बनाया हुआ है नदी को रोक करके, पानी को रोक करके। अब मैंने उस ऊपर वाले हिस्से से पानी को कहाँ पर गिराना है? पंखे पर गिराना है। काहे के? जनरेटर के। ठीक है, अच्छा, जनरेटर के पानी पर हमने इसे क्या किया है? गिरा दिया। अब देखो मेन चीज ये है, हमारे यहाँ फंक्शन में कहीं पर शादी ब्याह में भी अगर लाइट नहीं होती तो किसका यूज करते हैं? जनरेटर का। जब जनरेटर घूमेगा तभी तो बिजली बनेगी। तो मेन चीज है जनरेटर के पंखे को घुमाना। तो हमने यहाँ पर पानी गिराया, पानी गिराने पर पंखा क्या होगा? घूमने लगेगा जनरेटर का और बिजली बन जाएगी। तो किससे में यूज होता है ये? बिजली बनाने में। अगर आप नाव से आवागमन करना चाह रहे हैं, आना जाना चाह रहे हैं, तो नाव चलाने के लिए। पर्यटक स्थल के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, मतलब लोग इसे देखने के लिए आते हैं दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पर। ठीक है, पर्यटक स्थल बना सकते हैं। तो एक उद्देश्य नहीं है इसका, कई उद्देश्य हैं। मछली पाल सकते हैं आप उसमें। तो ऐसी परियोजना जिसके कई उद्देश्य होते हैं या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है, हमारी क्या कहलाती? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब हमारे पास कई परियोजना है, दामोदर है, भाखड़ा है, जो हमारे सिलेबस में है। हीराकुंड है, रिहंद है, तुंगभद्रा है, नागार्जुन है, और एक और है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये नहर के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन हम एक एक करके देख रहे हैं कौन सी परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। इस लिखे हुए पर मत जाना, लिखे हुए को देखते रहो, मुझे सुनते रहना ध्यान से। ठीक, अंकित इधर देख लो, अल्लाह यहाँ पर आए हो तो यार, समझ रहे हो? जैसा भी बनाओ थोड़ा कबूल करेंगे। अरे वाह, गजब बना है। सही बना अल्लाह अंकित है? तो चोंच निकल गई है कहाँ? अरे क्यों उसने टेंशन ले रहे हो? थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, तुम देखो, देखने का अच्छा लग रहा है बस। शाहजहां होता तो बनवा लेता है, शाहजहां नहीं बनवाता क्यों? शाहजहां का पता नहीं कहाँ कहाँ तक साम्राज्य फैला हुआ था। चलो देखो, हिंदुस्तान है। अब हम बांध को बताएंगे, बांध कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं और उनका क्या क्या यूज है, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं। तो पहला बांध है हमारा, पहली हम बात करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना की। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, पहले मैं बता दूं दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब ये दामोदर नदी क्या है? ये जो क्षेत्र है हमारा, ये छोटा नागपुर का पठार है। काय का? छोटा नागपुर का पठार इसे कहा जाता है। कक्षा 9 में दूसरा चैप्टर है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार, इसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, मैं बड़ी बेसिक से बता रहा हूँ कि यहीं पर क्यों बनाया गया, कितने बनाए गए, ज़्यादा क्यों बनाए गए, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहीं पर मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। तो छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसे हम दामोदर नदी कहते हैं, और ये हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? जा करके हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। अब छोटा नागपुर पठार, पठार होता क्या है, ध्यान सुन लो कॉन्सेप्चुअली कि यहीं पर क्यों बनाया गया, सारी की सारी चीजें। छोटा देखो पठार एक तो होगा मैदान, मैदान का मतलब है जो निचला भाग हो, ठीक है, उसे मैदान कहेंगे। एक होंगे पर्वत जो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे, और एक होता है पठार। पठार क्या होता है कि जो मैदान से तो ऊंचे होते हैं लेकिन पहाड़ों से नीचे होते हैं, मतलब इनकी ऊंचाई बीच में होगी। अब जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी तो चूंकि ये ऊंचाई पर बसा हुआ है, बारिश ज्यादा होगी तो पानी कैसा आएगा, सारा का सारा जो ऊंचाई का पानी वो नीचे ही तो आएगा। तो सारा का सारा पानी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी कहाँ आता था, दामोदर नदी में आ जाता था। जब बारिश होती थी या अब भी बारिश होती है तो पठार का अधिकांशता पानी कहाँ में आ जाता है, दामोदर नदी में आ जाता है, ठीक है। और ये जो दामोदर नदी में पानी आएगा, इस बारिश तो ऑलरेडी हो ही रही है, ठीक है, और ऊपर से इस नदी का पानी बढ़ गया तो इस नदी में आ जाती थी बाढ़। क्या आती थी? बाढ़। अब ये पश्चिम बंगाल से होकर के जाती है, तो पानी जो ऊपर है वो तो ज्यादा टिकेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, सारा का सारा नीचे। तो बाढ़ कहाँ आती थी? पश्चिम बंगाल में, और बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती थी पश्चिम बंगाल में, अधिकांशतः क्या आ जाती थी, बाढ़। तो इस कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ करता था, लोग मर भी जाया करते थे। तो इस कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक या बंगाल का शोक कहते हैं। किसे कहेंगे? दामोदर नदी को। लिखा नहीं लिखा है? किसे कहेंगे? बंगाल का शोक। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आए दिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण अधिकांशतः लोग मर जाते थे या जनधन की हानि हुआ करती थी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक। अब इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है, हम बारिश को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं हम नदी के पानी को पकड़ करके बैठ जाएं कि तू कहीं मत जा, थम जा, ठहर जा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, बांध बना देते हैं। तो हमने इस नदी पर बांध बनाए, इस नदी पर बांध बनाए, ठीक है। और कितने बांध बनाए? तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, बरमो, दुर्गापुर में हमने क्या बनाए? बांध बनाए। कुल मिलाकर शायद मेरे ख्याल से 8 बांध है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर लिख गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बांध है, ठीक। तो कुल मिलाकर कितने बांध बनाए हमने इसे कंट्रोल करने के लिए? 8 बांध बनाए। अब 8 बांध बनाए हैं तो इन बांधों से बिजली भी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? और हमने यहां से निकाली 2 नहरें, यहां से क्या निकाली? 2 नहरें। और इनकी लंबाई कितनी है? दामोदर नदी से निकली हुई 2 नहरों की, जो बांध बनाए गए हैं उससे 2 नहरें निकाली गई, और उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितने? 2500 किलोमीटर, ठीक है। और कोलकाता हो, कोलकाता यहाँ पर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पटना यहाँ पर है, बिहार की राजधानी है। जमशेदपुर, बर्नपुर, ठीक है, इन जगहों पर बिजली घर बनाए गए, या आप कहो इन जगहों पर बिजली जाती है, बिजली की मात्रा को क्या किया गया? बिजली को दिया गया, ताकि यहाँ पर उद्योग जो है वो पनप सकें। भाई बिजली नहीं होगी तो कोई फैक्ट्री चला सकते हो? नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पर बिजली की पूर्ति करने का काम भी किसने किया है? दामोदर नदी घाटी परियोजना ने। अच्छा, बिजली पहुंच गई, पानी को हमने आसानी से कंट्रोल कर लिया, तो लोग रहने भी लगेंगे वहां पर। अगर बिजली पहुंची है तो वहां पर उद्योग भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी। फैक्ट्रियां होंगी तो वहां पर रोजगार के लिए लोग जाकर काम करेंगे नहीं करेंगे? वहां पर लोग जमीन खरीद कर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब जमीन खरीद कर रहेंगे, काम करेंगे, इस वजह से वहां पर चारों तरफ उसके आसपास अब जो स्थिति है वो पहले से बदल चुकी है। पहले लोग वहां पर इसीलिए रहना चाहते थे क्योंकि आए दिन बाढ़ आ जाया करती थी, लेकिन अब लोग वहां पर इसलिए रह रहे हैं, अब लोग वहां पर इसी रह रहे हैं कि रोजगार वगैरह, वहां पर बिजली वगैरह सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। तो हम ये कहेंगे कि यह दामोदर नदी घाटी परियोजना
यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। कैसे साबित हुई? वरदान। आगे बात समझ में? तो क्यों बनाई गई? कि इसके बाढ़ का पानी कंट्रोल हो जाए और सारी की सारी जगहों पर बिजली वगैरह आसानी से पहुंच जाए। एक हो गई दामोदर नदी घाटी। अब है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। एक आपके एक हिंदू धर्म से संबंधित है, कैलाश पर्वत, महादेव का निवास स्थान इसे कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास एक झील है राकसताल। क्या नाम है इस झील का? राकसताल। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सतलज नदी कहते हैं, ठीक है। तो सतलज नदी यहां से निकलती है। अब जब यहां पर आपका पड़ेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पहाड़ है। फिर क्या पड़ेगा आपका? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय से नीचे आप उतरेंगे तो ये आपकी नदी होती हुई जाएगी पंजाब के पास, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में एक जगह है भाखड़ा। क्या जगह है नाम का? भाखड़ा। वैसे भी भांगड़ा कहाँ करते हैं? पंजाबी लोग ही किया करते हैं मोस्टली, ठीक है। भाखड़ा जो है हमारा पंजाब का ही नृत्य है। तो आप ध्यान रखना, भाखड़ा कहाँ पर है? पंजाब में, पंजाब के पास, ठीक है। पंजाब में भाखड़ा इज पंजाब में एक जगह है रोपड़। क्या जगह का नाम है? रोपड़। रोपड़ से 80 किलोमीटर ऊपर एक गांव है भाखड़ा। उस जगह पर बनाया गया है बांध। उसे नाम देते हैं हम कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। क्या नाम दिया? भाखड़ा बांध, ठीक है। तो पंजाब के रोपड़ से 80 किलोमीटर ऊपर की ओर एक गांव पड़ता, एक जगह पड़ती है भाखड़ा। उस भाखड़ा जगह पर बनाया गया बांध है, उसे क्या कहते हैं? भाखड़ा बांध कहते हैं। अब इससे 14 किलोमीटर नीचे आ जाओ तो एक जगह पड़ेगी नागल। नागल क्या पड़ेगी? ठीक है भाई, भाखड़ा तो बन गया। अब ये दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में आता है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, कौन सा है? भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा से 14 किलोमीटर दूर कौन पड़ता है? नागल। फिर एक बांध नहीं बनाए गए, कितने बांध बनाए गए? दो। भाखड़ा के पानी को रोक, नदी सतलज नदी के वहां पर पानी को रोका गया तो वहां पर पानी इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं आ पाया। फिर उस इससे इसके बज लोड को कम करने के लिए या फिर आगे के पानी को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस चीज सपोर्ट करने के लिए एक आगे बांध बनाया गया। उसे क्या नाम दिया गया? नागल बांध। क्या नाम दिया गया? नागल बांध, ठीक है। तो इस परियोजना को हमने क्या कहा? भाखड़ा नागल परियोजना। उस समय इस पर 1963 में ये बनाई गई। कब बनाई गई? 1963 में। और इस पे 235 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है। 235 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इसका अगर पानी रोकोगे आप, मैंने क्या बताया था? आप क्या रोक रहे हैं? पानी को। अगर आप पानी को रोकेंगे तो पानी को रोकने से इसके पीछे पानी इकट्ठा नहीं हो जाएगा। अभी बांध बनाओगे तो इसके पीछे पानी इकट्ठा नहीं हो जाएगा। इसके पीछे जो पानी इकट्ठा होगा उसे हम क्या नाम देंगे? झील। और इस झील का नाम है गोविंद गोविंद सागर झील, ठीक है, या गोविंद सागर जलाशय। या ये जो है हमारा 80 किलोमीटर लंबा है, 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। भाई आपने यहाँ पर पानी को रोक लिया, पीछे जो आपकी झील बनी उसे कहेंगे गोविंद सागर। 80 किलोमीटर लंबी है और 3 से 4 किलोमीटर कैसी है? चौड़ी है, ठीक। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? नागल बांध की है 29 मीटर, ये ऊंचा है। और 315 मीटर ये कैसा है? लंबा है, ठीक है। और 121 मीटर चौड़ा है। इस पर 3 बिजली घर बनाए गए हैं जिनसे कैसे किसे सप्लाई होती है? भाई पंजाब के पास है, 3 बिजली घर बनाए गए हैं। तो बिजली कहाँ कहाँ पर जाएगी? पंजाब में जाएगी, हरियाणा में जाएगी और दिल्ली में जाएगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, 3 जगह यहाँ से क्या जाती है? बिजली जाती है। अब यहां से चूंकि इसके पास राजस्थान पड़ रहा है, सूखा क्षेत्र है, उसके लिए पानी की जरूरत है। तो यहाँ से नहरें निकाली गई हैं जो कि राजस्थान से होकर के गुजरती हैं। और ये नहरें राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान से ही नहर निकलने पर वो जो है हरा भरा हो गया है। इसके बाद अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना। अब यहां से एक नदी और निकलती है छत्तीसगढ़ के पास से, एक नदी और निकलती है, उसे हम नाम देते हैं महानदी। क्या नाम देते हैं? महानदी।
और ये महानदी में भी अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी, क्योंकि ये भी वही छोटा नागपुर के पठार के आसपास से निकल रही है। बारिश ज्यादा होगी, जब बारिश ज्यादा होने से क्या होगा, पानी ज्यादा ओवरफ्लो होगा तो वो इसमें आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़। तो इससे तो पश्चिम बंगाल में आती थी और इससे कहाँ आती थी, उड़ीसा में। कहाँ आती थी, उड़ीसा में। तो महानदी तो बहुत ही ज्यादा विध्वंसक है और बाढ़ कहाँ आती थी, उड़ीसा में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक। उससे बंगाल में आ रही थी तो उसे बंगाल का शोक, इसे उड़ीसा का शोक। लेकिन निकली कहाँ से, छत्तीसगढ़ के पास से। ठीक है, कोई नींद तो नहीं आ रही किसी को, सो तो नहीं रहा कोई है, कुर्सी को खाए क्या चढ़ रहा है। अब इस पर एक बांध बनाया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, क्या बांध का नाम है, हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध। और इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, एक टिकरपाड़ा, ये नदी आ रही है, टिकरपाड़ा, नराज और हीराकुंड। ठीक, 3 बांध बनाए गए हैं। 4800 किलोमीटर लंबा है, 61 मीटर ऊंचा है। 3 नहरें निकाली गई हैं, बरगढ़, सेसब और संबलपुर, और 3 ही बिजली घर इस पर बनाए गए हैं। ठीक है, नहरें और बिजली घर सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं। अगली है रेहंद परियोजना। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, उसे रेहंद नदी कहते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में आती है वो। तो सोनभद्र एक क्षेत्र पड़ता है, जिला अपने उत्तर प्रदेश में। उस सोनभद्र पर 1966 में 37 करोड़ रुपए खर्च करके गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना का निर्माण किया गया। परियोजना बची थी आपके सिलेबस की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और एक समझाने के लिए रह गई थी नागार्जुन सागर परियोजना। तो मैप तो बनाया ही था, ये तो बनाना ही है, छोटा सा बना दे रहा हूँ इस बार है। ठीक है, कल थी एक नागार्जुन सागर परियोजना, सही तो है। नागार्जुन सागर परियोजना में आपके लिए बताया था, ज्यादा लाइट पड़ रही है यहाँ पर, आपके लिए लिखवाया था मैंने कि ये कहाँ पर बनी हुई है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी ये हमारा जो पूर्वी घाट पर्वत है, ये तो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ दोनों तरफ पहाड़ है ना। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत ये है और पश्चिमी घाट पर्वत ये है। तो ये हमारी पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वरम से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वरम से। और महाबलेश्वरम से निकल करके ये नदी आंध्र प्रदेश से होती हुई जाती है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह इसका पानी रोक करके, आंध्र प्रदेश में पानी रोक करके जगह है नालगोंडा। कौन सी जगह है, नालगोंडा जिले में, आंध्र प्रदेश के नालगोंडा क्षेत्र में कृष्णा नदी के पानी को रोक करके एक बांध बनाया गया है। उस बांध को हम क्या कहते हैं, नागार्जुन बांध। क्या नाम देते हैं, नागार्जुन बांध। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने कल भी आपके लिए बताया था, जब बांध हम बनाएंगे, यहाँ पर पानी को रोकेंगे, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिस कारण से एक झील बन जाती है। ठीक है, और उस झील का नाम है, जो झील बनेगी, नागार्जुन, नागार्जुन सागर झील। ठीक है, जो झील बनेगी उसे क्या नाम देंगे हम, नागार्जुन सागर झील। ध्यान रखना, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध उस बांध को कहते हैं हम नागार्जुन बांध। इस बांध के बनने से इसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है और उसका नाम है नागार्जुन सागर झील। ठीक है, ये तो अच्छा, नागार्जुन ही नाम इसका क्यों रखा गया, नागार्जुन कौन थे, एक धर्म है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं कौन, नागार्जुन। तो इनके नाम पर इसका, इस जो हमारी
ये जो बांध है हमारा, इसका नाम क्या रखा गया, नागार्जुन बांध। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके लिए बता रहा हूँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। पहली बात तो यहाँ से मैंने बताया था सतलज नदी निकलती है और ब्यास नदी निकलती है। तो जो पंजाब का क्षेत्र है, दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, सतलज और ब्यास नदियां दोनों आकर के मिलती हैं। उनके संगम पर मिलने, जो नदी जहां पर नदियां मिलती है उसे क्या नाम देते हैं, संगम। भाई जब मिल रही है तो पानी अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, दो नदियां मिल रही तो वहां पर पानी अच्छा खासा इकट्ठा होगा। तो उन दोनों के संगम पर एक बांध या बैराज, आप जो भी कह लो, बनाया गया, उसे नाम देते हैं हरिके बांध। क्या नाम देते हैं, हरिके बांध। इस हरिके बांध से नहर निकाली गई है और उस नहर को नाम दिया गया है, पहले इसे कहते थे राजस्थान नहर परियोजना पहले। ठीक है, लेकिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो थी, वो 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इनके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया और इसे कहने लगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले क्या नाम से जानते थे, राजस्थान नहर परियोजना से। बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसे क्या नाम से जानने लगे, राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानने लगे। ठीक है, और ये बनना शुरू हुई थी 31 मार्च 1958 को बनना शुरू हुई थी। ठीक है, बनाई कहाँ गई है ये, यहाँ पर संगम है ब्यास और सतलज नदियों का। अब ये यहाँ से बनने के बाद में यहाँ पर जो बैराज है, बांध है, यहाँ से जब ये नहर निकली है तो इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, कुल लंबाई 649 किलोमीटर। और 649 किलोमीटर में ये आपकी पंजाब में भी प्रवाहित होगी, हरियाणा में भी जाएगी, राजस्थान में भी जाएगी। मतलब पहले कुछ हिस्से हैं उसके फीडर नहर कहते हैं। ठीक है, आप इतना डिटेल मत जाओ। अब आप कहीं इन्हें जोड़ने लगो, कहो कि ना ये तो इतने नहीं बैठे, 650 बैठना चाहिए, 649 नहीं बैठे। तो ये फीडर नहर के हिस्से हैं। तो चाहे आप इसे मिटा भी दो तभी कोई दिक्कत नहीं, इतने अपर लेवल का क्यों पड़ रहा है। ठीक, देखो तो कितनी लंबी है ये, 649 किलोमीटर लंबी है। पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान जैसे क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। ठीक, अब चूंकि ये हिस्सा पिछले वाला राजस्थान का बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल रेती रेत है इसमें, तो इसमें पानी लाने का काम किसने किया है, इस नहर ने पानी लाने का काम किया है। ठीक है, और ये नहर आप ऐसे समझ लीजिए कि इस रेगिस्तान के लिए वरदान है। ठीक है, यहाँ आप ये कहें इस रेगिस्तान में पिछला जो पश्चिमी हिस्सा है उसकी रीढ़ की हड्डी है, और इसलिए इसे रेगिस्तान को कहते हैं मरुस्थल, इसलिए इसे हम मरुगंगा कहते हैं। मरुगंगा का मतलब है मरुस्थल की, मतलब इसका मतलब नहीं है, इसका एक नाम और है मरुस्थल की जीवन रेखा। ठीक है, तो इस इंदिरा गांधी नहर को हम मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं, मरुगंगा से। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है मरुगंगा क्या है, मरुगंगा क्या है, इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है उसे क्या किस नाम से जानते हैं, मरुगंगा से। अब ये जाति कहाँ से, बिल्कुल सूखे हुए क्षेत्र है, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सारे के सारे क्षेत्रों से राजस्थान में होकर के ये जाती है। अब इसके जाने का फायदा क्या हुआ है कि यहाँ पर फसल अच्छी खासी होने लगी है। कपास, दाल, फल, सब्जी, बरसीम। बरसीम कौन खाता है, जानवर खाते हैं। ठीक है, बरसीम, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आसानी से होने लगी हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। जो पानी पीने की समस्या थी वो खत्म हो गई। पशुपालन अब कर सकते हैं आसानी से इन क्षेत्रों में, मुर्गी पालन में हो सकता है। कुल मिलाकर के इस परियोजना ने राजस्थान को हरा भरा करने की पूरी कोशिश की। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी आ सकती है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इसकी समस्याएं क्या होंगी आगे। अच्छा, जैसे नहीं उतारा ये उतारना उसे।
अब देखो आगे, इन बहुउद्देशीय परियोजना जो मैंने आपके लिए पढ़ाई हैं, इनके फायदे तो बहुत हैं, वो आपके पास सारे के सारे बता भी दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनसे कुछ नुकसान भी होगा, इस पे हम चर्चा कर ले रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जो जो चीज़ बताऊंगा मैं आपके लिए वो सारी की सारी लॉजिकल होगी, रटाने की कोशिश नहीं करूंगा कि क्यों हुआ है, ठीक। अब जिस जो खुजला रहे हैं, खांस रहे हैं, धूस रहे हैं, वो सब अपना अपना बंद कर दें, इधर ध्यान से देखते रहें, ठीक। तो हम करेंगे कि इनमें समस्याएं क्या क्या आई हैं, समस्या क्या क्या है, ये लोगों ने इनका विरोध किया है या फिर नहीं किया है, या फिर हम ये कह दें कि इसमें कमी क्या क्या है। तो हम इन पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहली कमी क्या है इसकी, पहला नुकसान क्या है कि अगर आपने बांध को बनाया हुआ है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ वही बात कि अगर आप बांध को बनाएंगे तो बांध को बनाने के बाद आपने यहाँ पर, अगर नदी इस तरफ से आ रही है, आपने यहाँ पर पानी रोका हुआ है, तो पानी पीछे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पीछे एक बहुत बड़े भाग में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पर झील या जलाशय का निर्माण हो जाता है। तो पहला नुकसान तो ये होगा कि कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अचानक से बांध कमज़ोर पड़ गया, या अगर बांध बनाया ही कमज़ोर था, ठीक है, सरकारी पैसा उसमें लगा हुआ था, 10 एक 500 एक का मसाला चला देते हैं सरकारी वाले, तो अगर बांध बहुत कमज़ोर बना हुआ है तब हो सकता है कि वो टूट जाए, हो सकता है, ठीक है। तो पहली समस्या क्या आती है, अगर बांध टूट गया, फिलहाल टूटता नहीं है जनरली, ठीक है, अगर बांध टूट गया तो क्या होगा, मंगल भवन अमंगल हारी है सही, चलता हूं दुआओं में याद रखना, सारा का सारा बह जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर बांध टूट गया, नहीं भी टूट रहा है, ठीक है, तो चूंकि बांध को जब हम बनाते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब दीवार खड़ी करोगे नहीं करोगे उसे रोकने के लिए। अब वहां पर अगर भूकंप आ गया, अब तो चांस होंगे टूटने के, ठीक है, तो भूकंप आने के कारण भी उसमें हलचल या उसके पानी को छोड़ना पड़ जाता है, तो भूकंप की भी समस्या है और उसके टूटने की भी समस्या है, ये दो कमियां हैं। तीसरी कमी ये है कि वहां पर बहुत सारा जल इकट्ठा होता है, अगर बहुत सारा जल इकट्ठा होगा तो उस बहुत सारे जल में क्या जीव नहीं पनपेंगे, और जीव पनपेंगे नहीं पनपेंगे, जीवों का मतलब मेरा सेंस है बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जैसे मच्छर, ठीक। अगर वो जीव बीमारी फैलाने वाले पनपेंगे वहां पर, तब क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसान वहां का बीमार रहने लगेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो मुख्य समस्या है, पहली कौन सी थी, पहली ये थी कि बांध के टूटने की समस्या रहेगी, दूसरा ये था कि अगर बाई चांस भूकंप आ गया तब तो चलता हूँ दुआ में, याद रखना यही बचा है, ठीक है। और तीसरा ये था कि वहां पर जो जल होगा उससे लोग क्या बीमारियां फैल लेंगी और कैसे हो जाएंगे बीमार, ठीक है। अगला ये भी हो सकता है कि मिट्टी जब चलती है, पानी जब चलता है तो अपने साथ मिट्टी को लेकर के आता है, अब तुमने उसे वहीं पे रोक दिया पानी को, तो मिट्टी कहाँ बैठेगी, नीचे, मिट्टी कहाँ बैठ रही है, नीचे, मिट्टी जब नीचे बैठ जाएगी फिर आप बांध के पानी को छोड़ेंगे, तो क्या वो पोषक तत्व आगे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी उसका नुकसान है। अगला क्या होगा, देखो, अगर आपने इस तरफ से आती हुई नदी का पानी रोका हुआ है, पीछे पानी इकट्ठा हो गया है बहुत ज्यादा, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होगा कि वहां पर जो लोग पहले से रहते होंगे, जो लोग वहां पर पहले से रहते होंगे, या फिर जो जीव जंतु वहां पर पहले से रहते होंगे, क्या वो रह पाएंगे, पानी तुमने इकट्ठा कर रखा है उसका, नहीं रह पाएंगे ना। तो वहां पर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें वहां से विस्थापित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाओगे नहीं हटाओगे, ठीक है, विस्थापन या फिर पुनर्वासन करना पड़ेगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो ये भी एक मेजोरिटी में समस्या है, और इस पर एक दो ऐसा केस नहीं है ये, इस पर कई विरोधाभास वाले आंदोलन भी हो रखे हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक है, कृष्णा गोदावरी आंदोलन हो गया,
इस पर आंदोलन भी कर रखे हैं। तो ये आपके सामने समस्याएं आ गई। अब अगला है कि इनका विरोध कब किया गया, कैसे किया गया, कहां कहां शुरू हुआ, सारी सारी चीजें बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, सांस डकार ले लो। अरे यार ये क्यों मिटा लिया? चलो छोटा सा बना दे रहे हैं, टुच्चा सा। देखो, यहां से अमरकंटक से एक नदी निकलती जो इस तरफ जाती है, ठीक है। अमरकंटक से नदी निकलेगी जो इस तरफ जाएगी, और इस नदी को हम नाम देते हैं बाजी, क्या नाम देते हैं? नर्मदा नदी। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी कहते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी में गुजरात के क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है। इस बांध को हम कहते हैं सरदार सरोवर परियोजना। क्या कहते हैं? सरदार सरोवर परियोजना। इस बांध को यहां पर जब बनाया गया था, शायद मेरे ख्याल से 1961 का समय रहा होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गई क्या? ठीक, समय देख लेना, जो भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया सरदार सरोवर परियोजना के नाम से। अब इसके पीछे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होगा इसके पीछे, तो यहां पर रहने वाले जो लोग थे, जो जनजातियां थी, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी टूट सकता है, या ये कहो कि हम फिर जाएंगे कहाँ। सही है। उन्होंने कि बाढ़ आ गई या कभी खोलना पड़ गया अचानक से पानी, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मानव अधिकार के लोगों ने, जनजातीय लोगों ने पर्यावरण के को मुद्दा बना करके वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया। और उनका टारगेट ये था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग मतलब पुनर्वासित किए जा रहे थे। एक जगह से कहाँ भेजे जा रहे थे? दूसरी जगह पर। भैया यहाँ पर पानी भर जाएगा, दूसरी जगह पे जाओगे नहीं जाओगे? तो इन्हें क्या किया जा रहा था? पुनर्वासित किया जा रहा था। तो पहली बात तो लोग जाना नहीं चाह रहे थे, और दूसरी बात, अगर लोग जाना भी चाह रहे थे या गए भी थे, तो उनसे कहा गया था तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन वास्तविकता में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और आज 30 साल के बाद उनसे जब पूछा जाता है, 30-35 साल के बाद, जो भी समय रहा हो, ठीक है, जब उनसे लोगों से पूछा जाता है, उनके पूर्वजों से या उनके बच्चों से, कि आपके लिए उससे कितना फायदा मिला, तो वो कहते हैं कि हमने तो अपना घर अपने देश की खातिर छोड़ दिया कि हमारे देश की तरक्की होगी। लेकिन हमसे लोग अब ये पूछते हैं, क्या पूरे देश की तरक्की के लिए तुम ही छटे थे? ठीक है, तथ्य बताते हैं, क्या पूछते हैं? पूरी देश तरक्की के लिए तुम ही छटे थे, हमसे पूछते, लेकिन हमने अपना घर बार अपने देश की तरक्की के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम दिया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक मुद्दा उनका ये भी था कि यहाँ पर जो पीछे पानी भरा है, वहां पर रहने वाले जीव जंतु सभी बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने, उनका मुद्दा कहाँ पर पहुंच गया कि हम लोग जो प्रतिस्थापित हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? ठीक है। इसके बाद आया कृष्णा गोदावरी विवाद। उसके लिए मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा, ठीक। तो इसके लिए लिख लेना। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। देखो, आपके लिए करा दिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन तक, ठीक है।
अब अगला विवाद है कृष्णा गोदावरी विवाद। हम पढ़ रहे थे कि जल संसाधन में समस्याएं क्या क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की समस्याएं क्या क्या सामने आती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है। तो उसमें आपके लिए हमने बता दिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद अब की बार है कृष्णा गोदावरी विवाद, ठीक है। कौन सा विवाद है? कृष्णा गोदावरी विवाद। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, इसे महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी बंबई है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक नदी पड़ती है कोयना, ठीक है, कौन सी नदी? कोयना। महाराष्ट्र की सरकार ने इस कोयना नदी पर बांध बना दिया। ये कोयना नदी पर बांध बनाने की कवायद शुरू की। जब इस नदी पर बांध बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन दो राज्य आगे पड़ते हैं। यहाँ पर पड़ेगा कर्नाटक और यहाँ पर इसके बाद पड़ेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन्होंने आपत्ति जताई और उस आपत्ति में कहा, बैठ जाओ, ये तुमसे कहा जाएगा, शाहरुख खान है स्पेशली बैठेंगे ये हैं। और इस विवाद के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि अगर कोयना नदी के पानी पर बांध बनाया गया, कोयना नदी पर बांध बनाया गया, इसका मतलब ये कोयना नदी का पानी रुक जाएगा। जब कोयना नदी का पानी रुकेगा, तब नीचे आने वाली जो तब ये कोयना नदी जिन नदियों की सहायता करती है, उन नदियों में जल का प्रवाह कम हो जाएगा। जल कैसा हो जाएगा? कम। भाई आपने जो नदी आ रही थी ऊपर से, उसे वहां पर रोक दिया बांध बना करके उसके पानी को। अब नीचे जो इसकी सहायक नदी, जिन नदियों में जाकर के ये मिलती है, उनमें जल का प्रवाह कम हो जाएगा। जल का प्रवाह उनमें जब कम होगा, तो यहाँ पर पानी पीने की समस्या हो या फिर कृषि खेती बाड़ी की समस्या हो, ये दोनों सामने आएंगी। इस वजह से इनमें विवादास्पद, आप ये कहो कि दोनों में कशमकश चल रही है, तीनों में, कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है जो हमारे पास, वो है जल संग्रहण। जल संग्रहण, ठीक है। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रहण का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। और है क्या जल संग्रहण? इसका मतलब, ये आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, जल का संग्रहण करेंगे, जल को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, ठीक। अब जल को इकट्ठा कैसे करके कर सकते हैं, और इसे इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? तो कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जो बड़े सूखे हुए हैं, ठीक है। मैं उनमें बार बार राजस्थान का जिक्र करता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत यहाँ पर पानी तो पहुंच गया है, पीने वाले पानी, कपड़े या घरेलू उपयोग के लिए व्यवस्था तो हो गई है। जो बहुत ज्यादा सूखे क्षेत्र हैं उनमें फिर भी इतनी अधिक पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए प्राकृतिक रूप से हो सकती है। अब हम लोगों के लिए तो शायद इसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए इस पानी की बहुत कीमत है। दिख नहीं रहा पीछे से? ये सब दिख रहा है, वरना मैं और ज्यादा ऐसे करके ताकत से चला दूं, मैं आराम से चला रहा हूं इसे, ठीक है। तो अब अपने लोगों के लिए इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन वो लोग इसके लिए काफी अहमियत देते हैं, ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है और पानी नहीं होगा तो बात बनने वाली है नहीं। तब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जो जल कम है, इसे मतलब वहां पर पूर्ति होती रहे, तो जल को हमें क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जल को इकट्ठा कैसे करते हैं? इस पद्धति को हम कहते हैं जल संग्रहण। और जब वर्षा होती है, जब बरसात होती है, तो बरसात में वहां के लोग जो पानी बरसता है उसे गड्ढों में या फिर नीचे भूमि के जमीन के अंदर नीचे टैंकों में या फिर टांका, क्या कहते हैं, टांका, इनमें इकट्ठा कर लेते हैं।
अब ये सब चीज है क्या, ये बता रहा हूं। देखो बड़े आसानी सुनते रहना। जैसे कि आप ही देख रहे हो ऊपर छत है या फिर टीन है, सही, इसका पानी प्रवाहित हो करके बह करके नीचे आएगा, ठीक। अब वो क्या काम करते हैं कि अगर कोई भी घर है, आज बड़े दिनों के बाद आ रहा है तुम, क्यों टूर पे गए हुए थे क्या? जैसे ये वाला घर है कोई, ठीक है, यहां से ये पानी नीचे गिरेगा तो वो व्यर्थ ही हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अपने आप होता रहता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, किसी पाइप के जरिए से इसे एक नीचे भूमिगत तल तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। कहाँ लेके जाते हैं? जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर ले जाने के बाद में वहां पर पानी को कर लेते हैं स्टोर, इकट्ठा कर लेते हैं। वहां पानी इकट्ठा होने के बाद में देखो, पहली बार जब बारिश होती है, मैं आपके लिए अमूमन बात बताऊं कि अगर इस महीने बारिश शुरू हुई है, इस महीने में बरसात हो रही है, तो इसके जस्ट 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, ठीक है, जल की कमी आ जाएगी। ठीक, जल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, वाटर लेवल नीचे पहुंच जाएगा 9 महीने के बाद। अब यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी, यहाँ पर तो और भी जल्दी वाटर लेवल नीचे चला जाता है। तो जब पानी को पाइप के जरिए इसमें इकट्ठा करते हैं, तो पहली बार जो पानी होगा, पहली बार जो बारिश होगी, वो बारिश का पानी पहली बार इन सबकी साफ सफाई में यूज हो जाएगा। अरे पानी का, पीने के लिए पानी स्टोर करोगे तो गंदा थोड़ी कर दोगे, ठीक है। तो काय में उपयोग हो जाएगा? साफ सफाई में। साफ सफाई इसकी करने के बाद में जब बाकी बारिशें होती हैं तो पानी इकट्ठा होता रहता है, और इस जो जो टैंक बना हुआ होता है अंदर, इसे कहते हैं टांका। क्या कहते हैं? टांका, ठीक। तो इसमें स्टोर होता रहता है पानी, और बाद में समय आने पर इसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान के क्षेत्र में अधिक है। अब यहाँ से जो नहर गई है, इंदिरा गांधी नहर, इस नहर में, इस नहर के यहाँ से आने से लोगों ने स्टोर करना पानी को कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी के पीने की व्यवस्था काफी हद तक हो गई है। लेकिन फिर भी जो लोग रूढ़िवादी परंपरा के हैं, या फिर रूढ़िवादी नहीं कहूंगा, या फिर आप कहें जो लोग इस विचारधारा के हैं कि पानी का हमें उपयोग ठीक से सहजता के साथ करना चाहिए, वो लोग अब भी यहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं अपने घरों के नीचे। और एक फायदा उन्हें और होता है, वो यहाँ पर इसके जस्ट बराबर में रूम भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रूम, कमरा। अब उसका फायदा एक ये होगा कि जब वो इस कमरे में रहेंगे गर्मियों में, तो बराबर में पानी भरा हुआ है, बराबर में पानी भरा हुआ, ये कमरा कैसा रहेगा? फिर ठंडा रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जो वर्षा जल संग्रहण है, क्या है? जल संग्रहण है कि जल को, वर्षा के जल को ठीक प्रकार से इकट्ठा करना किसी विधि से, उसे क्या कहते हैं? हम जल संग्रहण कहते हैं। अगर वर्षा के जल का संग्रहण कर रहे हैं तो इसे हम क्या नाम देंगे? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में ये विधियां आम है, आज भी प्रचलित हैं, आज भी पानी इससे इकट्ठा होता है। और क्या क्या प्रोसेस बताया मैंने कि नीचे गड्ढे खोद करके, पोखर बना करके, या फिर टांका बना करके जल को वहां पर स्टोर कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। और कोई भी क्षति, मतलब इसे बाद में पानी पीने के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्षा जल का, देखो ये छत के वर्षा जल का संग्रहण कई बार आया है, छत के वर्षा जल का संग्रहण कई बार आए हुए। छत वर्षा जल संग्रहण क्या तुमने सीख लिया? क्या बताया मैंने कि जो पानी बरसेगा उस पानी को पाइप के जरिए हम एक टाँके में इकट्ठा कर लेंगे, और उस टाँके में इकट्ठा करने के बाद में हम उसे आवश्यकता अनुसार पीने या घरेलू उपयोग के लिए ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा इस चैप्टर में कुछ भी बचा हुआ है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है? बस वो ये पानी बर्बाद कम होगा, फैलने से हम रोक सकते हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। और अगला चैप्टर अब आपका होगा इसके बाद, जल संसाधन के बाद कृषि। कौन सा होगा? कृषि, ठीक है। और इस कृषि को हम पढ़ेंगे